अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी में लेक्चर है उसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो है जेंडर एंड इमोशन पे है, दूसरा पार्ट जो है वो जेंडर एंड वर्क पे है। और इस जो प्रेजेंटेशन है, जो लेक्चर है, इसमें एंड के ऊपर मैंने एक केस दिया है वर्क पे, जेंडर एम्पावरमेंट पे, कि हम किस तरह जेंडर को एम्पावर कर सकते हैं। 5 केसेस हैं जिनमें से एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इन्हीं प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। वो मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दूंगा। उसी केस के साथ मैं 4 केसेस आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा, जिसको आपने जिस तरह मैंने सॉल्व किया है उसी तरह सॉल्व करना है। तो हम अपने लेक्चर का अब बाकायदा आगाज करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जेंडर एंड इमोशन को। जेंडर एंड इमोशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इमोशन क्या है। देखें, एक कॉमन सेंस की बात है, जेंडर एंड इमोशंस में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इमोशंस की एक्सप्रेशन विद रेलिवेंट टू जेंडर डिस्कस करेंगे। और इस सारी डिबेट में हमें देखना ये है कि ये जो इमोशंस हैं ये बायोलॉजिकली ड्राइवन हैं, साइको सोशली हैं, इनका क्या रोल है और कैसे है। तो हमारी जो जेंडर एंड इमोशन पे है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई जेंडर डिफरेंसेस इमोशन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो उनकी बायोलॉजिकली ड्राइवन है या साइको सोशली लर्नड है। तो आज के हमारे जेंडर एंड इमोशन में बेसिक जो क्वेश्चन है वो इस चीज पे है कि इमोशन डिफरेंसेस हैं या नहीं जेंडर के हवाले से, कि मेल और फीमेल के जो इमोशंस हैं उनमें कोई डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। दूसरी बात कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें क्या बायोलॉजिकली ड्राइवन है इमोशंस या साइको सोशली लर्नड है। तो अब हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि इमोशंस हैं क्या। इमोशन आपको पता है किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत सी चीज़ों में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और दूसरा कहा जाता है कि इमोशंस जो है ना वो पर्सनैलिटी, वो मेन की हो या वेमेन की, उनका इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं। इंटीग्रल कंपोनेंट किस तरह के, जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे मोस्टली आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, और जैसे आपके रिस्पॉन्सेज होंगे उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आपकी पर्सनैलिटी डिटरमिन की जाती है। क्योंकि पर्सनैलिटी क्या है, आपके सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि ये कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ये मेल या फीमेल या ये शख्स लाइक करता है। तो अब आपको पता चल गया है कि इमोशन बेसिक इंग्रेडिएंट कैसे है, और इमोशन इंटीग्रल कंपोनेंट एक पर्सनैलिटी मेन और वेमेन की जो है ना पर्सनैलिटी में किस तरह इंटीग्रल कंपोनेंट समझा जाता है इमोशन को। इसलिए समझा जाता है इंटीग्रल कंपोनेंट इमोशन को क्योंकि इमोशंस की बेस पे आपके रिस्पॉन्सेज ड्राइवन हो रहे होते हैं, और जैसे आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं तो वो जब सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिटरमिन करते हैं कि आया आप किस तरह की पर्सनैलिटी के किस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आप लाइक करते हैं। अब हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम अक्सर सुनते हैं कि वेमेन और मेन के जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज के पैटर्न हैं और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैं वो डिफरेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस मीन, देखें, आप किसी को अपनी खुशी बता रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है। अगर किसी को आप दुख बताते हुए रो पड़े हैं तो ये आपके एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैं। किसी को आप लेट्स सपोज कुछ अच्छी बातें बताते हुए आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आप किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह आप फीमेल हैं सैडनेस में चीख मार के भी रो सकती हैं, मेल हैं वो गुस्से में किसी को जो है ना मार पीट भी सकते हैं या कुछ भी वर्बल अब्यूज कर सकते हैं, फिजिकल अब्यूज कर सकते हैं। ये आपके सारी क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैं। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मेन और वेमेन के जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज के पैटर्न्स हैं और इमोशनल रिस्पॉन्सेज के इमोशंस के जो एक्सप्रेशन हैं वो मेन और वेमेन दोनों को डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, देखें, मेन जो है ना की खुशी
के एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना एज कंपेयर टू वेमेन की खुशी के एक्सप्रेस करने से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह जो सैडनेस है उसमें मैन के एक्सप्रेशन और तरह से होते हैं, वो मैनेज कर रहा होता है, और फीमेल के जो एक्सप्रेशन है उससे बहुत कम होता है मैनेज हो। अब पहले भी मैंने आपको बात बताई हुई है कि ये जो थेरेटिकल पर्सपेक्टिव बनता है या जो रिसर्च ग्राउंडेड नॉलेज होता है ये ऑन एवरेज होता है। बहुत सी आपने औरतों को देखा होगा जो खुशी को मेल से भी ज्यादा एक्सप्रेस करती होंगी, और जो बहुत से ऐसे मर्दों को देखा होगा जो औरतों से भी ज्यादा सैडनेस में रोते धोते होंगे। तो ये एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। जो हमारी थेरेटिकल ग्राउंडेड चीजें होती हैं या जो रिसर्च ग्राउंडेड चीजें होती हैं वो हमारी ऑन एवरेज बनाए असम्पशंस उन पे कायम की जाती हैं। अगर हम स्टीरियोटिपिकली देखें तो हमें ये बात तस्वर मिलता है कि वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं मेन से। अब इसका मुझे जो है ना जब कोई एक पर्सन कहता है वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं एज कंपेयर टू मेन से, तो मुझे इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आती कि वो इसके जरिए कहना क्या चाह रहा है। वो जस्ट इस बात के जरिए ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं क्योंकि फीमेल ज्यादा इमोशनल को वो कॉमन जो है ना लेमैन लैंग्वेज में इसलिए कह रहे थे कि वो छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी सैडनेस पे रोना शुरू कर देती हैं, इसलिए उन्हें इमोशनल कहा जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, दोनों के जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस के पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं एज कंपेयर टू मैन, क्योंकि ये हमारे लिए क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली डिटरमिन करना डिफिकल्ट है कि कौन ज्यादा इमोशनली है और कौन नहीं है। क्योंकि इमोशनली का मतलब ये नहीं है कि एक इमोशन पे अगर कोई ज्यादा है तो उसे आप कहेंगे ये इमोशनल है और ये इमोशनल नहीं है। क्योंकि आपके ख्याल में औरतें छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं, हर्ट हो जाती हैं, इसलिए आप औरतों को स्टीरियोटिपिकली इमोशनल समझा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात जो समझी जाती है कि जो फीमेल्स हैं वो इमोशंस के जरिए गाइडेड होती हैं। लेट्स सपोज वो इमोशंस के जरिए गाइडेड होती हैं, वो सोचो विचार के जरिए आगे नहीं बढ़ती। इसलिए कहा जाता है कि जो फीमेल होती हैं वो दिमाग की बजाय दिल की सुनती हैं। ये भी स्टीरियोटिपिकली दोनों थॉट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी इमोशंस पे मेल जो है ना ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं या उनके जो एक्सप्रेशन का वे है वो मैनेजेबल है या नॉन मैनेजेबल है, और किसी कुछ जो इमोशंस हैं उन पे वेमेन और डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करती हैं। कुछ में मैन जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं और कुछ में वेमेन जो है ना वो मैनेज कर रही होती है। तो इस पूरी स्लाइड्स में हमने दो बेसिकली बातें डिस्कस की। एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस डिस्कस किया कि ये किस तरह इंटीग्रल पार्ट है पर्सनालिटी का, क्योंकि ये रिस्पॉन्सेस एक्सप्रेशंस देता है। उन सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस की बेस पे हम पर्सनालिटी डिटरमिन करते हैं। जिस तरह के कोई बंदा ज्यादा छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट में लाया करेगा। दूसरा बंदा जो बड़े बड़े दुख में भी अपने आप को मैनेज कर लेता है, स्टेबल रहता है, वो किसी और जो है ना पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में लाया करेगा। अब देखें किस तरह इमोशन पर्सनालिटी में इंटीग्रल रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी हमने जो बात डिस्कस की इसी के साथ इंटरलिंक्ड थी, वो थी कि मेन एंड वेमेन के जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब उन डिफरेंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। दूसरी नेक्स्ट जो तीसरी बात थी वो ये थी कि किस तरह स्टीरियोटिपिकली सोचा जाता है कि मेन जो है ना वेमेन जो है ना वो ज्यादा इमोशनल होती हैं एज कंपेयर टू मेन, और जो वेमेन हैं उनको इमोशन गाइड करते हैं, वो दिमाग की बजाय दिल से सोचती हैं। तो ये स्टीरियोटिपिकली थॉट्स हैं। मैंने बताया आपको कि इसमें कोई अभी तक सदाकत नहीं है, क्योंकि ये लेमन लैंग्वेज में यूज की गई टर्म है कि वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो इससे उनका क्या मतलब है कि वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनमें मेन मैनेजेबल हैं, और कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कि जिनमें जो है ना वेमेन मैनेजेबल है। हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। और इसी तरह मैंने आपको जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया, तो मैन का समझा जाता है कि मैन का अपने इमोशंस के ऊपर
कंट्रोल होता है और वो पोस्टपोन कर देते हैं अपने इमोशनल रिएक्शन को, और इसलिए वो रैशनली या रीजनिंग के साथ जो है ना एक्ट करते हैं। मैन के बारे में जो तस्वर किया जाता है, जो बात है कि वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं, उसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि इसलिए कहा जाता है कि मैन जो है ना वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, और जब वो इमोशनल फेजेस से निकल जाते हैं, जो उनका फेज होता है इमोशनल रिएक्शन का, तो वो स्टेबल होके जब डिसाइड करते हैं तो वो रीजनिंग के साथ, रैशनैलिटी के साथ, रैशनलाइज होके जो है ना एक्ट करते हैं। अब सवाल है कि ये जो बिलीफ हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि वेमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं, पहला मेन से, और दूसरा जो है ना कि औरतों को दिमाग की बजाय दिल से गाइड किया जाता है, औरतें गाइड होती हैं। तीसरा, मेन जो है ना अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और अपने रिएक्शन को पोस्टपोन करते हैं और एक्ट करते हैं रीजनिंग के साथ, रैशनलाइज करके। अब इनके लिए भी मजीद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के बाद हम अपने लेक्चर को उन क्वेश्चन के बेस पे कंटिन्यू करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, डू मेन एंड वेमेन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन? क्या मेन और वेमेन के दो इमोशंस जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? आर दे बॉर्न विद डिफरेंट इमोशनल पैकेजेस? क्या ये डिफरेंट इमोशंस, सेट ऑफ इमोशंस के साथ पैदा होते हैं मैन एंड वेमेन? डज द डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हैव थिंग टू डू विद इट? क्या ये बायोलॉजिकली ड्राइवर्स होते हैं, जीन्स का कोई रोल होता है इनमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ हार्मोन्स प्ले अ पार्ट इन जेंडर डिफरेंसेस इन इमोशंस? क्या जो हार्मोन्स का रोल है वो जेंडर में डिफरेंसेस, जेंडर में इमोशनल डिफरेंसेस ला रहा होता है, कि हार्मोन्स की बेस पे इमोशनल रिस्पॉन्सेज, इमोशनल एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं? नेक्स्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आर देयर एनी रियल जेंडर डिफरेंसेस इन इमोशन? क्या हकीकत में ही कोई जेंडर डिफरेंसेस इमोशंस में हैं? तो अब इन सवालात के जवाब हम आखिरी सवाल से स्टार्ट करेंगे, आर देयर एनी रियल जेंडर डिफरेंसेस इन इमोशंस? सबसे पहला जो सवाल है रिसर्चेस बेस है वो ये है कि जो कुछ रेंज तक जो इमोशंस हैं वो मेन और वेमेन के सेम हैं, और बाकी जो है ना ये सोसाइटी का एटीट्यूड, मेल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और फीमेल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपके इमोशनल एक्सप्रेशन पे, इमोशनल एक्शंस पे। और यहाँ पे देखें कि अपब्रिंगिंग, कि आपकी जिस सोसाइटी में अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें जेंडर रोल, एटीट्यूड किस तरह का एक्सपेक्ट किया जाता है मेन से और किस तरह का एक्सपेक्ट किया जाता है वेमेन से। और हमें ये पता है कि जब जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है मोस्ट प्रोबेबली वो जेंडर उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसलिए जो सोसाइटी का एटीट्यूड है जेंडर रोल की तरफ, और जो सोसाइटी का जिस सोसाइटी में वो अपब्रिंगिंग उसकी हो रही है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपके इमोशनल एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर शॉर्ट करके बताऊं को, तो जो जेंडर डिफरेंसेस इमोशंस के अंदर हैं वो हमारा ख्याल, रिसर्चेस कहती हैं कि ये है कि बोथ मेल एंड फीमेल की जो है ना सेम इमोशंस होते हैं। ये इनफैक्ट आपकी सोसाइटी का एटीट्यूड है कि वो जेंडर रोल्स किस तरह के एक्सपेक्ट करती है मेन से और वेमेन से, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके जो है ना इमोशनल एक्सप्रेशंस में। उनका बड़ा रोल है आपके इमोशनल एक्सप्रेशन में। जैसा सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है हम वैसा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल वेरिएबल्स डू हैव अ रोल टू प्ले. There is no denying the fact that hormonal imbalance, physiological conditions trigger different emotional expression.
तो रिसर्चेस की जो पर्सपेक्टिव है कुछ रिसर्चेस का वो ये है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो बायोलॉजिकली भी ड्राइवन होते हैं और फिजियोलॉजिकली जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है उससे भी आपके जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब इनमें रिसर्चेस ने जब कंक्लूड किया तो बताया कि कुछ टाइप ऑफ इमोशंस हैं जो मेन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और इसी तरह कुछ टाइप ऑफ इमोशंस हैं जिनमें मेन ज्यादा जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं। आर देयर एनी रियल जेंडर डिफरेंसेस इन इमोशंस के क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की है कि हाँ जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके 3 बेसिक रीजन है। एक तो सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है जेंडर रोल की तरफ, कि किस तरह के रोल्स एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी मेल से और फीमेल से, इस बात का भी इफेक्ट है। दूसरी बात कि आपके बायोलॉजिकली और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का भी बड़ा इफेक्ट है आपके जेंडर रोल इमोशंस में, जेंडर बेस्ड इमोशंस में। और इसी तरह एंड पे कंक्लूड करती है कि कुछ टाइप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस हैं जो मेन में ज्यादा होते हैं और इसी तरह सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस हैं जो वेमेन में ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं बट टेकिंग ऑफ एवरेज नॉर्मल इमोशनल एक्सपीरियंसिंग अदर वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट। अब कंक्लूड कर रहा है कि अगर हम एवरेज लें और जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी एवरेज लें और बाकी तमाम वेरिएबल जो इमोशन में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट कर दें, तो हमें जो जेंडर डिफरेंसेस इमोशंस में है वो ज्यादातर साइको सोशल कल्चरल फैक्टर के ड्राइवन लगते हैं रादर देन बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो अब इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश कर रहा है, ओवरऑल जो इस क्वेश्चन में था वो ये था कि जेंडर डिफरेंसेस क्या एग्जिस्ट करता है। तो उसमें उसने बताने की कोशिश की कि जेंडर डिफरेंसेस जो है ना आपका सोसाइटी के एटीट्यूड, जिस तरह का आप सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, दूसरा बायोलॉजिकली भी ड्राइवन होते हैं, हार्मोनल भी ड्राइवन होते हैं। लेकिन एंड पे वो बताता है कि अगर हम जो है ना इन तमाम चीजों को कांस्टेंट रखें जो जेंडर और इमोशंस में रोल प्ले कर रही होती हैं, जस्ट हम बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोसाइटी का एटीट्यूड, सोसाइटल एटीट्यूड की बात करें तो वह कहता है कि सोसाइटी का, रिसर्चेस कहते हैं कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी का एटीट्यूड, उसमें हम उसे ओवरऑल टर्म देते हैं साइको सोशल कल्चरल फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस की, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया है कि हमारे पास ऑलमोस्ट मेन एंड वेमेन के सिमिलर इमोशंस होते हैं। जो एक्सप्रेशन और इंटरप्रिटेशन है वो सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बचपन से बच्चों को सिखा दिया जाता है, जो मेल बेबी होते हैं उन्हें सिखा दिया जाता है कि आपने इस तरह के इमोशंस रिस्ट्रेन करके रखने हैं, रोक के रखने हैं, शो नहीं करने। लेट्स सपोज जैसे ग्रीफ है, इसी तरह उनको अलाउ किया जाता है कि सर्टेन टाइप ऑफ जो इमोशंस हैं वो आप शो कर सकते हैं, जैसे कि एग्रेशन। अब ये किस तरह उन्हें पता चलता है? अब उन्हें इसलिए ऐसे पता चलता है, बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ ने उसे कहना है कि आप लड़के हो, आप क्यों रो रहे हो। इनफैक्ट उसे सोसाइटी लर्न करा रही है कि लड़के रोते नहीं हैं। और बाकी वो जो एग्रेशन है, वो बाप का एग्रेशन देख सकता है अपनी फैमिली, जो फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ, जो उसके बाप का रोल होगा वो उनकी तरफ अगर एग्रेसिव होता है तो उसे इनडायरेक्ट वे में मैसेज कन्वे होता है कि बॉयज या मेल्स आर अलाउड कि वो गुस्सा कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड कि वो कोई ग्रीफ या सैडनेस की जो इमोशंस है वो ओपनली एक्सप्रेस कर सकें बाय क्राइंग और वीपिंग। Same in the case with girl.
but the emotion that they are taught to control and allowed to express are different. अब ये सीधी सी बात है कि सेम द केस हम इसी तरह लड़कियों को लर्न कराते हैं, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह फीमेल को डिस्करेज किया जाता है एग्रेशन में, ख़ास तौर पे वो फिजिकल एग्रेशन हो, और उन्हें डिस्करेज किया जाता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सैडनेस। इसी तरह जो है ना अच्छा, तो इसलिए जो है ना मेन आपको कम रोते हुए मिलेंगे, जो वेमेन हैं वो ज़्यादा जो है ना इश्यूज में इजली जो है ना आंसू बहा सकती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो अब यहाँ पे इन स्लाइड्स में बताने की ये कोशिश की गई एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस किस तरह मेन एंड वेमेन के डिफरेंट है। तो वो कहते हैं कि मेन एंड वेमेन के इमोशनल एक्सप्रेशन जो है ना सोसाइटी की वजह से डिफरेंट है, क्योंकि सोसाइटी उन्हें लर्न करा देती है। हमारे पास मेन एंड वेमेन के जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी ने डिफरेंट वे में लर्न कराया है। सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस हैं जिनमें हमने बॉयज को बताया हुआ है कि आपने ये इजिली और ओपनली शो कर सकते हैं, और हमने सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस हैं जिनके बारे में हमने उन्हें बताया हुआ है कि आप इन्हें इजिली शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन के लिए, मेल के लिए जो है ना रिस्ट्रेंड हैं, या जो है ना उनके लिए रुकावट। इसी तरह हम फीमेल के साथ करते हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस हैं जो फीमेल के लिए अलाउड हैं, जैसे कि वो इजिली ग्रीफ सैडनेस की फीलिंग्स डिस्कस कर सकते हैं, और सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस हैं जिनके लिए उन्हें सोसाइटी में भी इजाजत नहीं देती, जिसमें फिजिकल एग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है आपको कंफ्यूज नहीं। तो हमारा जेंडर एंड इमोशन खत्म हो गया। जेंडर एंड इमोशन में हमने सिंपली स्टार्ट में डिस्कस किया इमोशन क्या है, और जो इमोशनल एक्सप्रेशन है जेंडर में वो किस तरह रोल प्ले करते हैं, बायोलॉजिकल ड्राइवन है, हार्मोनल ड्राइवन है, या साइको सोशली एंड कल्चरली लर्नड है। तो इन तमाम स्लाइड्स को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि बाकी तमाम वेरिएबल्स को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो हम ये बात रिसर्चेस साबित करती हैं कि जो आपके इमोशंस हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकली इतना ड्राइवन नहीं है जितना वो साइको सोशली और कल्चरली लर्न है। हम एक्सप्रेशन इसलिए हमारे मेन एंड वेमेन के जो है ना डिफरेंट है क्योंकि हम सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस में मेन को अलाउ करते हैं और सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस में वेमेन को अलाउ करते हैं। अगर उसी हम क्योंकि सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस में रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सर्टेन टाइप ऑफ इमोशन में अलाउ करते हैं, तो इसलिए उसी तरह के पैटर्न हमारे सोसाइटी में देखे जाते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि उन पे जो है ना ज्यादा जो इफेक्ट है वो आपके साइको सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का है। अभी हम बात करेंगे जेंडर और वर्क की। तो वर्क में हम देखेंगे कि वर्क क्या है। तो वर्क को अगर हम बात करें तो वर्क के जो सिनोनिम्स बनते हैं वो ऑक्यूपेशन हो सकता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मल ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन की। फॉर्मल वर्क वर्सेस इनफॉर्मल वर्क क्या होता है। हमारे पास वर्क की डिफरेंट दो टाइप्स हैं, फॉर्मल वर्क और इनफॉर्मल वर्क। फॉर्मल वर्क क्या है? फॉर्मल वर्क क्या होता है? फॉर्मल वर्क कोई एक जो है ना आपका ट्रेनिंग और स्किल्स के बाद होता है, और ये आपका मीन ऑफ अर्निंग हो सकता है या किसी भी इनकम का सोर्स हो सकता है, और इसके लिए एक स्पेसिफाइड जो है ना स्पेसिफिक वर्क प्लेस होती है, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क आवर्स होते हैं। ये आपका फॉर्मल वर्क है। फॉर्मल वर्क में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी ट्रेनिंग और स्किल्स के बाद होता है, वो सोर्स ऑफ इनकम होता है या मीन्स ऑफ अर्न होता है। नेक्स्ट उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक जो है ना वर्क प्लेस चाहिए होती है। दूसरा आपको स्पेसिफिक वर्क आवर्स में उसे कंप्लीट करना होता है। ये आपका फॉर्मल वर्क है। नेक्स्ट इनफॉर्मल वर्क क्या है? इनफॉर्मल वर्क वो होता है जिसके लिए आपको ज्यादातर को ट्रेनिंग और प्रॉपर स्किल्स की जरूरत ना हुई हो। मोस्ट वुमेन इंडल्ज इनटू इनफॉर्मल वर्क। जो घर का काम काज होता है वो इनफॉर्मल वर्क होता है, उसके लिए आपको अम्मी अबू से आप सीख लेते हैं। मोस्टली आपको स्किल्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं तो आप फिर स्किल्स जो है ना गेन करने के लिए जा सकते हैं, कुकिंग सीखना, स्टिचिंग वगैरह सीखना,
उसके लिए आप स्किल्स सीखने जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क जो होता है वो अनपेड होता है और उसके कोई स्पेसिफिक वर्क आवर्स नहीं है और कोई उसकी वर्क प्लेस नहीं है। उन्होंने घर पे काम करना है। अब वो वर्क प्लेस नहीं है, वो आपका होम प्लेस है, तो आपने फीमेल ने घर पे काम करना है और उसके लिए कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। 5 बजे भी वो उठ रही है, रात को 1 बजे भी वो सो रही है काम कर करके, तो स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स नहीं होते इनफॉर्मल वर्क में। और उनके जो वर्क होता है उसको मोस्टली एक्नॉलेज नहीं किया जाता। जो उनको नॉन वर्किंग वैमेन का टैग लगाया जाता है, इवन दो दे आर वर्किंग इन देयर ओन होम्स। तो वो अपने घरों में काम कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उन्हें नॉन वर्किंग वैमेन या हाउस वाइफ्स का नाम दिया जाता है, रादर देन कि उन्हें इनफॉर्मल वर्क वो कर रही होती हैं, उन्हें एक्नॉलेजमेंट दी जाए कि दे आर आल्सो डूइंग इनफॉर्मल वर्क। हमारे यहाँ वर्क की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी बंदा जो है ना फॉर्मल वर्क में इंगेज्ड है तो वो वर्किंग है, अदरवाइज बाकी तमाम लोग नॉन वर्किंग हैं, इवन दो कि वो जिस तरह के भी इनफॉर्मल वर्क के बर्डन में हैं। और ऑन एवरेज ये बात देखी गई है कि एक फीमेल 12 आवर्स दिन में काम करती है और मोस्टली वो सुबह 5 बजे से जो है ना आधी रात तक काम करती रहती है। ये इनफॉर्मल वर्क की दूसरी बात है कि उसके कोई फिक्स आवर्स नहीं होते। हाँ, अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्क जब कंबाइन हो जाते हैं तो इनका बर्डन और बढ़ जाता है कि अब उसने फॉर्मल वर्क पे भी जाना है, एक लेडी ने, एक औरत ने, और उसके बाद वापस आके उसने इनफॉर्मल वर्क भी करना है। तो ये उसके दोनों के लिए, ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो उसके लिए बर्डन का बायस बनती हैं। अच्छा, वेमेन, अब ये वर्क से जो है ना, वेमेन वर्क जो है फॉर्मल वर्क है उससे वेमेन एम्पावरमेंट बढ़ती है, और वेमेन जो इनफॉर्मल वर्क है उससे वेमेन एम्पावरमेंट इतना नहीं बढ़ती। तो अब हम देखते हैं कि वेमेन एम्पावरमेंट क्या है। अगर हम वेमेन को पावर ट्रांसफर करें, उन्हें हम पावरफुल बनाएं, उनके हम जो खुद अख्तियाराती चीज़ें हैं उनमें हम उन्हें फैसिलिटेट करें और वो सेल्फ रिलायंस हो, मतलब वो अपने ऊपर खुद अपना बोझ उठा सकती हों, तो हम उन्हें जो है ना समझ सकते हैं कि दे आर गेटिंग एम्पावर्ड। तो एम्पावरमेंट में आपके इकोनॉमिक बेहतर होने चाहिए, सोशल वेलबींग होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए वो, और पॉलिटिकली अलाउड होनी चाहिए वेमेन एम्पावरमेंट। कि इकोनॉमिकली इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, सोशली इसे अप्रिशिएट किया जाए, लीगली इसे अप्रूव किया जाए, पॉलिटिकली इसे सपोर्ट कराया जाए वेमेन एम्पावरमेंट को। वुमेन एम्पावरमेंट इनफैक्ट पावर ट्रांसफर करना है वेमेन को, उनको पावरफुल बनाना है ताकि वो खुद मुख्तियार बने। अच्छा, जेंडर वर्क एंड वेमेन्स एम्पावरमेंट, किस तरह जेंडर काम और वेमेन एम्पावरमेंट इंटरलिंक्ड है। अब जो वेमेन एम्पावरमेंट है वो आपका एक फॉर्मल ऑक्यूपेशन रिक्वायर करता है, और जो आपका फॉर्मल ऑक्यूपेशन है उसके लिए आपकी प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर हम कंसीडर करें वेमेन एम्पावरमेंट या वेमेन के कैरियर डेवलपमेंट की, उनको नंबर ऑफ हर्डल्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जो यानी कि उनके बाद भी स्किल्स और ट्रेनिंग के बाद भी उनको फेस करने होते हैं। तो अब हम अगर बात करें जेंडर वर्क और वेमेन एम्पावरमेंट की, तो ये किस तरह इंटरलिंक्ड हैं। तो मैंने आपको बताया है कि वेमेन एम्पावरमेंट कहाँ से आएगी, जब उनके पास फॉर्मल ऑक्यूपेशन होगा जिससे वो अर्न करेंगी, अर्न करने के बाद सेल्फ रिलायंस होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो वेमेन विल बी एम्पावर्ड। तब उस फॉर्मल ऑक्यूपेशन के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उन्हें एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत होगी। अब एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स में मल्टीपल भी हर्डल्स हैं, अगर वो इन हर्डल्स को पार भी कर लें तो आगे भी इनके लिए तहाशा हर्डल्स होते हैं जो इनको जो है ना एम्पावर होने से रोक सकते हैं। वो इस तरह हो सकते हैं कि अब जब एक फीमेल इन तमाम हर्डल्स जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स के थे
पार करके शादी कर गई, तो अब हैरेसमेंट की वजह से, उसके ससुराल के प्रेशर की वजह से शी इज अनएबल टू कंटिन्यू हर जॉब, तो भी आपके लिए हर्डल है। जब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी अपनी जॉब को, तो वो अपना सेल्फ रिलायंस नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो डिपेंडेंट होगी। जब वो डिपेंडेंट होगी तो वो एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट नहीं हासिल हो पाएगी। तो अब हम केसेस को डिस्कस करते हैं कि केसेस मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, ये आपके असाइनमेंट होगी कि हमारे पास डिफरेंट 5 केसेस थे, जिनमें से मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसके बाद इसी तरह आपको बाकी 4 केसेस अपने ही अल्फाज में डिस्कस करने हैं, इनको रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है? शमीन इज अ 12-year-old bright girl belonging to a middle class family. She went to school for 5 years, always topping the list of successful students. After class 5, her father decided that she will not to be going to school anymore. Shamin, being a child, protested by crying and begging, but no one listened to her. Now she stays home and assists her mother in household chores and looks after her 2 younger siblings. अब शामीन 12 साल लड़की है जो टॉपर थी अपने स्कूल की, वो टॉप करती रही। उसके बाप ने 5वीं क्लास के बाद उसे निकाल दिया, उसने रोया पीटा प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो अब अपने माँ के घरेलू कामकाज में माँ का हाथ बटवाती है और अपने 2 छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखती है। ये शामीन है। अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं। इस केस को हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि इसके केस के कोई भी केस आप पढ़ेंगे उसके आप 2 चीजें डिस्कस करेंगे कि इसके फ्यूचर जो है ना, इसके कंसीक्वेंस क्या होंगे और फ्यूचर प्रिवेंशन किस तरह की जाए। जो भी आप बाकी केस भी पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें होंगी, कंसीक्वेंसेस क्या होंगे उस केस के जो उस केस के साथ हो रही है, और उसको हम फ्यूचर में किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह की कंसीक्वेंसेस से बच सकें। अब शामीन वाज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू हर स्टडीज, her very initial opening to empowerment was blocked. अब उसकी पहले empowerment की जो सीढ़ी थी, अब मैंने आपको बताया empowerment आपके पास फॉर्मल ऑक्यूपेशन के बाद आती है। फॉर्मल ऑक्यूपेशन के लिए आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स की जरूरत है। तो एजुकेशन बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट वहां पे स्टॉप हो गया। नो एजुकेशन, नो होप फॉर एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट नीड, अब ये थे कंसीक्वेंस। अब वो एम्पावरमेंट में नहीं आ सकेगी, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगी, सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकेगी, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी अपनी फैमिली पे। जब डिपेंडेंट होगी तो वो एम्पावर्ड नहीं होगी। अब इसके फ्यूचर प्रिवेंशन क्या है? गवर्नमेंट नीड टू चाक आउट द प्लान टू रिड्यूस द बैरियर्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के प्लान चाक आउट करे जो स्पेसिफिकली गर्ल्स एजुकेशन के जो मसाइल हैं उनको रिड्यूस किया जाए, और गवर्नमेंट को इंसेंटिव रखना चाहिए, रीइंफोर्समेंट रखना चाहिए, ताकि जो फीमेल को पढ़ाने वाला बिहेवियर है वो इंक्रीज हो। ठीक है, वी कैन रिड्यूस दिस इशू बाय डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ द हर्डल्स इन द वे ऑफ अनएजुकेटेड वेमेन। हमें ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो अनएजुकेटेड वेमेन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि हम इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। फर्दर मोर वी कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ how women feel and what they experience as a result of stereotypically attitude towards women's work and their ability. हमें इस तरह के जो है ना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है कि अगर स्टीरियोटिपिकली एटीट्यूड के थ्रू फीमेल को जो है ना इस तरह के मसाइल का सामना होगा तो उनका फ्यूचर पे ये चीजें किस तरह इफेक्ट कर सकती हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।